हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, और इवोल्यूशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन के क्या एविडेंस हमारे पास आते हैं, क्या सबूत हमारे पास आते हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। तो ये है कुछ हमारे प्रीवियस टॉपिक जो कि आपने अभी तक पढ़े हैं, और आज हम बात करेंगे यहाँ पर एविडेंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपने पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स के बारे में बात की है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कुछ यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी के बारे में बात की है, जिसमें आपने होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में बात की है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में, और वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में आपने समझा। आपको होमवर्क में दिया गया था कि आपको 5 एग्जाम्पल लेके आने हैं, 5 ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन जो अभी भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं है, और 5 ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स की जो हमारी बॉडी में अब नहीं पाए जाते थे लेकिन एक टाइम पर ह्यूमन बॉडी में पाए जाते थे। ठीक है, इसी के साथ हमने यहाँ पे बात की थी जो कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक के बारे में हमने यहाँ पर देखा था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया था यहाँ पर अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर आपने कहा, आपका जो प्रीवियस जो टॉपिक आया था, आपने कहा था बायोजियोग्राफिकल एविडेंस द स्पीशीज restricted to a region develop unique features, also species present in far separated regions show the similarity of ancestry। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे जियोग्राफिकल जो एविडेंस है वो भी हमें बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो इवोल्यूशन है वो हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एडेप्टिव रेडिएशन। क्या होती है एडेप्टिव रेडिएशन, एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए, हमने कहा adaptive radiation is the evolutionary process in which the ancestral stock gives rise to a new species adapted to new habitat and new ways of life। आपने यहाँ पर जब आप बात करते हैं यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, और जब आप यहाँ पर बात करते हैं अलग अलग जो अब हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, तो उन्होंने हमें यहाँ पर बताया है, जैसे कि हम बात समझते हैं कि अडेप्टिव रेडिएशन में आपको क्या बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है जहाँ पर कोई एक स्पीशीज पाई जाती है। ठीक है, ये पूरा एक भूभाग है जो एक ही है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई स्पीशीज पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक टाइम पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बाढ़ आ गई। ठीक है, बहुत ज्यादा बाढ़ आई, बहुत ज्यादा बारिश आई, इतनी बारिश आई कि बीचों बीच से बहुत बड़ी यहाँ पे क्या बन जाती है, नदी बन जाती है, और धीरे धीरे करके ये जो नदी है ये बढ़ती चली जा रही है, इसका जो एरिया है ये बढ़ता चला जा रहा है। इससे हुआ क्या, इससे आपने देखा कि यहाँ पे ये जो भूभाग थे ये क्या हो गए हैं, अलग अलग यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया है, हमने कहा यहाँ पे बहुत बड़ी नदी आ गई है, और ये जो भूभाग है अब ये अलग अलग हो चुके हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे नदी ने अपना एरिया बढ़ाया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो भूभाग है इस ओर, यहाँ पे जो जीव हैं पहले यहाँ तक सीमित है, अब वो इधर की ओर आ गए हैं, और यहाँ पे जो जीव थे पहले यहाँ तक शामिल थे, यहाँ तक थे, अब वो इस ओर आगे की ओर बढ़ गए हैं। इट मीन्स कि आपने क्या देखा, बीच में एक बैरियर आ गया है, यहाँ जो जीव है वो इधर नहीं जा सकते हैं, और यहाँ जो जीव है वो इधर नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत बड़ी और एक परमानेंट नदी वहां पर बन गई। ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो जीव है ये इधर इधर मतलब इस एरिया में क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें हैबिटाट ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका जो हैबिटाट है वो डिस्ट्रक्ट हो गया है, यहाँ पे हैबिटाट यानी कि आवास, अब इन्हें अब बड़ा आवास चाहिए होगा, तो ये क्या करेंगे, इधर की ओर माइग्रेट करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे जो उनका हैबिटेट है उसे उस एरिया को बढ़ाएंगे। ये वाले इधर की ओर बढ़ा रहे हैं, ये वाले इधर की ओर बढ़ा रहे हैं। बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 100-2 साल या 1000 साल या बहुत हजारों सालों बाद क्या हुआ है, आप देखेंगे कि ये जो दोनों जगह के भूभाग हैं यहाँ पर, यहाँ के जो जीव है वो अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुए हैं, अलग अलग तरीके से डेवलप हुए हैं। क्योंकि टाइम के साथ क्या हुआ, हो सकता है कि टाइम के साथ यहाँ पर इस वाले रीजन में जो परिस्थितियां हैं जीवों के लिए वो बहुत ज्यादा सुटेबल थी, और यहाँ पर उतनी सुटेबल नहीं थी। ठीक है, हमने कहा जैसे जैसे ये इधर की ओर माइग्रेट हुए हैं वैसे वैसे वहां पर क्या था, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन थी कैसी थी, यहाँ पे बहुत अच्छी थी जीवों के लिए, तो वो क्या थे, यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, अब जीवों को अडेप्ट करना पड़ा यहाँ पर।
ठीक है, हम प्लांट्स के बारे में अगर कहें, हमने कहा यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे बहुत सही टेम्परेचर है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब प्लांट्स को ऐसे खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा कि उनकी बॉडी से पानी की जो हानि है, जो लॉस ऑफ वाटर है, वो कम से कम हो। यहाँ के लिए उनके जो लीफ है वो मॉडिफाई हो जाएंगे, स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगे, तो ये कुछ को खुद को इस प्रकार से अडेप्ट कर लेंगे। तो वैसे ही जो जीव जंतु है उनमें भी सेम होगा, ये क्या करेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करेंगे, क्योंकि उन्हें सरवाइव करना है, और अगर सरवाइव करना है तो इस प्रकार से अपने आप में परिवर्तन लेके आएंगे कि जिससे वो इन हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर सकें या जीवित रह सकें। बहुत हजारों सालों बाद या फिर आपने कहा कि बहुत लाखों साल बाद देखा गया कि जो एक भूभाग के जीव हुआ करते थे, उन दोनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, और दोनों नई नई स्पीशीज में डेवलप हो गई हैं। ऐसा भी होता है कि यहाँ पर क्योंकि एक ही भूभाग में रहते थे तो हमने कहा सेम स्पीशीज थी, एक ही जाति थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एरिया अलग अलग हो गए हैं, दोनों एरिया में जो कंडीशन है वो अलग अलग कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर इन्होंने खुद को क्या किया है, चेंज किया है, खुद में परिवर्तन लाए हैं, खुद को अडॉप्ट किया है यहाँ पर, यानी कि परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाला है, और इस बेसिस पे यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग स्पीशीज बन गई हैं अब। इसी को कहते हैं अडप्टिव रेडिएशन। तो अडप्टिव रेडिएशन में आपको ये लाइन यही बता रही है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। क्या बोला गया है, आप लिखा है अडप्टिव रेडिएशन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन विच, क्या होता है इसमें, आपने कहा अडप्टिव रेडिएशन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एंसेस्ट्रल स्टॉक गिव राइज टू अ न्यू स्पीसीज, जो पूर्वज होते हैं वो नई स्पीशीज को जन्म देते हैं, कैसे, अडेप्टेड टू न्यू हैबिटाट्स एंड न्यू वेज ऑफ लाइफ, क्योंकि वो नए हैबिटाट में क्या हो गए हैं, यहाँ पे चले गए हैं। अब अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि नए हैबिटाट में क्यों गए हैं, जिनमें से एक रीजन हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर डार्विन फिंचेस। अब हमारे पास डार्विन फिंचेस आती हैं, तो डार्विन फिंचेस का भी सेम एग्जाम्पल है, तो हमने यहाँ पे देखा था, हमने कहा डार्विन फिंचेस, दीज वर स्मॉल ब्लैक बर्ड्स विच डार्विन ऑब्जर्व इन अ ग्लैपोंग आइसलैंड, ठीक है। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे डार्विन ने जो डार्विन फिंचेस थी उन्हें ऑब्जर्व किया, तो क्या उन्होंने देखा, ही ऑब्जर्व मैनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइसलैंड। अब यहाँ पे क्या था, एक आइसलैंड है, ठीक है, एक आइसलैंड है यहाँ पे, इस प्रकार से ये आइसलैंड है और इसके चारों ओर क्या है, पानी है। डार्विन ने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया, उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इस ये जो आइसलैंड है यहाँ पे, इसमें अलग अलग जो फिंचेस हैं वो पाई जा रही हैं, ठीक है, बहुत वैरायटी इनमें पाई जा रही है, जबकि वो कैसा है, स्मॉल यहाँ पे आइसलैंड आता है। आपने कहा ऑल वेराइटीज ऑफ फिंचेस हैड इवॉल्व फ्रॉम अ ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस। आपने कहा सारी जो फिंचेस हैं वो इवॉल्व हुई है किससे, ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस से, ऐसी फिंचेस जो क्या करते हैं, बीजों को खाती हैं। There was a alternation in beaks, enabling some of to become insectivores and some vegetarians. अब यहाँ पर इन्होंने देखा कि उनकी जो बीक थी, वहाँ पे बीक में क्या है, अल्टरनेशन आए हैं, बीक में चेंजेस आए हैं, क्यों आए हैं, ताकि उनमें से कुछ इंसेक्टिवोर्स बन जाएं, कुछ कीट भक्षी बन जाएं, और कुछ वेजिटेरियन बन जाएं, कि जो क्या करें यहाँ पर, अगर वेजिटेरियन है इट मीन्स कि वो प्लांट्स पे ही क्या कर रही हैं, फीड कर रही हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। एक तो रीजन हमने यहाँ पे देखा कि उनका हैबिटेट अलग अलग हो गया था और उनमें बहुत ज्यादा गैप आ गया था, बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग है, इसीलिए वो इवॉल्व हुए हैं और उन्होंने नई स्पीशीज को बनाया है। लेकिन हमने कहा इस आइसलैंड पे जो फिंचेस हैं, क्योंकि वो सारी जो फिंचेस हैं वो सीड ईटिंग फिंचेस से ही डेवलप हुई हैं, तो इनमें वैरायटी क्यों पाई गई है, या इनके बीक में क्यों वेरिएशन आए हैं, क्योंकि हमने कहा कि आइसलैंड छोटा है, ठीक है। अब जो वहाँ पे सोर्स हैं, जो भोजन के सोर्स हैं या फूड सोर्स हैं, वहाँ पे वो लिमिटेड होंगे यहाँ पे। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हमने कहा कि फीडिंग हैबिट अगर चेंज हो जाए, कि कुछ तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने कहा कुछ सीड ईटिंग है, कुछ इंसेक्टिवोर्स हैं, कीट भक्षी हैं, और कुछ वेजिटेरियन है, अगर अलग अलग ये डिवाइड हो जाए तो क्या होगा, जो फूड के लिए जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा और वो इजिली वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। तो हमने कहा हैबिटेट के बेसिस पर, हैबिटेट में जो कंडीशंस हैं उनके बेसिस पे क्या होता है, यहाँ पे नई जो स्पीशीज है वो इवॉल्व होती है, तो इसी को हम अडेप्टिव रेडिएशन कहेंगे, ठीक है। हमने कहा मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स different from each other evolved from an ancestor stock all within the Australian island
कॉन्टिनेंट। तो ये आपको सारे एग्जाम्पल वही बताए गए हैं। तो सिंपली अगर मैं अडप्टिव रेडिएशन का मतलब आपको कहूँ तो ये है कि आपने कहा कि यहाँ पे अलग अलग जो स्पीशीज हैं, अलग अलग जो जीव हैं जिनमें वेरिएशन पाई जा रही है, वो एक ही पूर्वज से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन एक नए हैबिटाट में आ गए हैं, एक नई क्लाइमेटिक कंडीशन उनके पास आ गई है। उस क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव करने के लिए वो खुद में चेंजेस लेके आते हैं, जैसे कि आपको डार्विन फिंचेस का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला था, हमने यही कहा था कि बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस द स्पीशीज restricted to a region develop unique features, also species present in a far separated region show a similarity of ancestry। तो इसमें हमने अडप्टिव रेडिएशन में क्या पढ़ा है, एक बार आप लोग रीड करेंगे, अगर समझ नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे बात की है आपने अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। अपने का पैरेलल इवोल्यूशन रेफर्स टू अ इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ अ सिमिलर कैरेक्टर्स इन टू एनिमल ग्रुप्स ऑफ अ कॉमन एंसेस्ट्री लिविंग इन सिमिलर हैबिटाट ऑफ अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। ठीक है, आपने क्या बोला है, पैरेलल जो इवोल्यूशन उसमें क्या हो रहा है, रेफर्स टू इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट होगा, स्वतंत्र जो विकास है वो होगा यहाँ पे किसमें, ऑफ अ सिमिलर कैरेक्टर्स इन अ टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री लिविंग इन अ सिमिलर हैबिटाट। ठीक है, हमने कहा दो एनिमल्स हैं, ठीक है, अलग अलग, दो अलग अलग क्या है, एनिमल्स हैं, जिनमें आपने कहा जिनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन है। अब यहाँ पर जो सिमिलर कैरेक्टर हैं वो क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, आपने कहा मार्सुपियल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया शोज द पैरेलल इवोल्यूशन एज दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, मार्सुपियल मैमल्स जो हैं वो यहाँ पे पैरेलल इवोल्यूशन को शो करते हैं, जो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, प्लेसेंटल मैमल से हुए हैं। ऑल दिस क्लोजली रिजेंबल्ड एंड लुक सिमिलर टू अ करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल। क्लियर है, refers to independent development of a similar characters in two animals group of common ancestry living in a similar habitat of a different continents। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है यहाँ पर आपने कहा all these closely resemble and look similar to a corresponding marsupial, refers to independent development of a similar character in two animals group of common ancestry living in similar habitats to offer different continents। एग्जाम्पल है, चलिए ये यहाँ पे क्या हो गया है, फिर से रिपीट हो गया है। तो आपको ये बोला गया कि क्या है, यहाँ पर दो एनिमल्स ग्रुप हैं, ठीक है, दो ग्रुप हमारे पास आते हैं और दो ग्रुप की जो यहाँ पे पूर्वज है वो सेम है, एक ही जो उनका क्या है पूर्वज है। यहाँ पर कोई जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर दोनों में पैरेलली क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, जो कि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है एक दूसरे से। जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज आपकी क्लियर नहीं है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्लियर इमेज यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लेसेंटल मैमल्स को दिखाया गया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल को दिखाया गया है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था यहाँ पर, मार्सुपियल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया शोज द पैरेलल इवोल्यूशन एज दे हैव इवॉल्व फ्रॉम अ प्लेसेंटल मैमल्स। आपने कहा मार्सुपियल मैमल्स जो है वो प्लेसेंटल मैमल से ही डेवलप हुए हैं। ऑल दीज क्लोजली रिजेंबल एंड लुक लाइक सिमिलर टू अ कॉरस्पॉन्डिंग मार्सुपियल। आपने कहा ये सभी क्या है, सिमिलर ही दिखते हैं, तो ये सेम ही यहाँ पर दिखते हैं। तो ये हमारे पास आता है पैरेलल इवोल्यूशन। चलिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहाँ पढ़ा था, कन्वर्जेंट जो शब्द हमारा आता है वो हमने पहले भी पढ़ा था। अगर कन्वर्जेंट शब्द का यहाँ पे मतलब देखें तो कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन ये है, पांचवा क्वेश्चन ये है, और आंसर जो है इनका, इसका भी यही आंसर है, इसका भी यही आंसर है, इसका भी यही आंसर है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑर्गन है, एक ऑर्गन है, दूसरा ऑर्गन है, तीसरा ऑर्गन है, चौथा है और ये पांचवा है। पांचों का जो काम है वो क्या है, एक ही है। तो डाइवर्जेंट का क्या मतलब होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है डाइवर्जेंट का। यहाँ पर बस एरो यहाँ पे हटा लेने हैं और आपने कहा कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका आंसर अलग अलग हो सकते हैं, या कोई एक अंग है यहाँ पे और उस अंग के जो कार्य हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आपने कहा था होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। जो होमोलोगस ऑर्गन थे और जो एनालोगस ऑर्गन थे, तो होमो में हमने कहा कि ये क्या है, यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, क्योंकि हमने क्या देखा था यहाँ पे
कि जो अलग अलग जो जीव हैं उनमें जो अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं वो सेम है, उनका ओरिजिन सेम है, बट वो अलग अलग कार्य को वहाँ पे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर पा रहे हैं। एनालॉगस ऑर्गन में हमने क्या देखा, इनका स्ट्रक्चर सेम है, इनका ओरिजिन भी सेम है, पर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। सेम कहाँ पर है, होमोलोगस में है। एनालॉगस में आपने कहा इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इनका ओरिजिन भी डिफरेंट है, लेकिन ये सभी क्या कर रहे हैं, एक ही काम को परफॉर्म कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास आया था, वहां आपने एक शब्द पढ़ा था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या हमने समझा है, हमने कहा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर्स इन अनरिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल्स आर, सेम चीजें आपको बताई गई हैं एनालॉगस ऑर्गन में, जो चीजें आपने पढ़ी थी। अलग अलग ग्रुप हैं यहाँ पे और उनके जो ऑर्गन है उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका जो ओरिजिन है वो एक ही तरीके से हुआ हो, उनकी संरचना जो है वो एक ही जैसी हो, लेकिन कार्य उनका एक जैसा होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स, बैट। जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, जो इंसेक्ट है उनके पंख, बर्ड्स के पंख और बैट के पंख, आप देखिए इनका स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा नहीं होता है, लेकिन काम सबके एक ही होते हैं। नेक्स्ट है स्पाइनी, एंटीरियर एंड स्केली, and they belong to a different orders of a class Mammalia. They have acquired a similar adaptation for food. Example, leg ants, termites and insect। ठीक है, तो ये हमने कहा कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सेम वही है जो आपने क्या पढ़ा था, एनालॉजी में पढ़ा था। क्लियर है इतना? चलिए एक बार रीड कीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा एविडेंस है उसे देखते हैं। आपने कहा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो आपका आता है उसमें बेसिकली आपको बताया गया है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो अलग अलग ग्रुप में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको सेम देखने को मिलता है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर आपको ध्यान होगा जब हम बात कर रहे थे मिसिंग लिंक के बारे में या फिर कनेक्टिंग लिंक, हमने बात की थी यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक के बारे में हमने बात की थी, और एक सीक्वेंस हमने देखा था कि फिशेस से इवॉल्व हुए हैं एम्फीबियंस या एम्फीबिया, एम्फीबिया से हुए हैं रेप्टाइल्स और रेप्टाइल से हुए हैं बर्ड। अब क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से ये एक सीक्वेंस चला है, ठीक है, जिसमें कनेक्टिंग लिंक आपने कहाँ पर देखा था, आर्कियोप्टेरिक्स जो एग्जाम्पल आया था वो यहाँ पे आया था, जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का क्या था, कनेक्टिंग लिंक था। अब क्या आप समझ सकते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं वो बर्ड से इवॉल्व हुए हैं या फिशेस से एम्फीबिया इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो सीक्वेंस बन रहा है कि फिशेस से स्टार्ट हुआ है और आप बर्ड्स तक बात कर रहे हैं कि फिशेस जो एक्वेटिक लाइफ में रहते थे, जो जलीय वातावरण में रहते थे, वहां से इवॉल्व होते होते ऐसे जीवों का निर्माण हुआ है कि जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है। तो हमें इस बात का पता कैसे चला, हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। यहाँ पर आपको अलग अलग ग्रुप दिखाए गए हैं। पहला है फिशेस, ये पूरे फिशेस के आपके डायग्राम आते हैं, ये एम्फीबियन के डायग्राम है पूरे, ये रेप्टाइल्स के डायग्राम है पूरे, ये बर्ड्स के डायग्राम है पूरे, और ये मैमल्स के डायग्राम है, ठीक है, मैमल्स जिनमें ह्यूमंस भी आते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये है एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज आप समझते हैं, बड़ी क्लासेस में आप लोग आ चुके हैं। और हमने कहा कि जब यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट को फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोट में डेवलपमेंट होगा, जाइगोट से क्या होगा, सिंगल सेल से मल्टी सेल्स यहाँ पर बनती हैं और धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये सभी के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस बता रखी है कि फिशेस में कैसे होती है। एट लास्ट फिशेस में आपको क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। जो लास्ट वाली इमेजेस हैं वो बता रखी हैं कि जब बर्थ होता है तो किस प्रकार से आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपका सबसे पहले जो एम्ब्रियो है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो क्या आप कह सकते हैं कि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा है? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको सभी में दिख रहा है वो ह्यूमंस में भी दिखेगा आपको, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, हिंड लिम्ब का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, पैर यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, सभी में टेल मिल रही है, टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको सभी में मिल रहा है।
अगर आप यहाँ पर हेड वाला पोर्शन देखेंगे तो हेड वाला पोर्शन सभी का ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिख रहा है। पहली जो लाइन आपको दिखेगी उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही है कि फिशेस अभी भी ऐसा ही है कि फिशेस जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो फिशेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एम्फीबियंस का कैसे होता है, आपने कहा रेप्टाइल्स का कैसे होता है, बर्ड्स का कैसे होता है, मैमल्स का कैसे होता है। ठीक है, इससे हम क्या समझते हैं कि जो हमारे जो यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है ये इसी सीक्वेंस में हुआ है, हमारे एंसेस्टर यही है। ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियोनल जो डेवलपमेंट है वो वहीं से हो रहा है। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि इन जो हम चीजें पढ़ते हैं वो इसी सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं। यही हमने पढ़ा था कि फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से बर्ड एंड बर्ड से मैमल्स। ठीक है, इस प्रकार का सीक्वेंस हम पढ़ते हैं। अब आप सेकंड में देखिए कि धीरे धीरे अब चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो फिशेस और जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें चेंजेस आएंगे, लेकिन रेप्टाइल्स से बर्ड एंड बर्ड से मैमल अभी भी सिमिलर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, फिर आपने कहा कि तीसरी जो स्टेज आती है, तीसरा जो स्टेप आता है, अब यहाँ पे बर्ड्स और जो मैमल्स हैं वो काफी सिमिलर दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ग्रुप आमने सामने हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर को शेयर कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फिशेस और जो एम्फीबिया होते हैं, जो फिश और जो एम्फीबिया है दोनों क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर को शेयर कर रहे हैं। ये फिश है और ये एम्फीबिया है। दोनों का डायग्राम देख करके आप बता सकते हैं दोनों में से अगर हम यहाँ पे हेडिंग ना लिखते और आपको सिर्फ ये इमेजेस दिखाई जाती तो क्या आप इनमें से बता पाते कि कौन से फिश है और कौन सा एम्फीबिया? आप कहते दोनों ही फिश है। या फिर अगर आपको ये इमेजेस दिखाई जाती यहाँ पे और आपको नहीं बताया जाता ये वाली इमेजेस और आपको नहीं बताया जाता कि ऊपर की क्या हेडिंग्स हैं, क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमन एम्ब्रियो है, जो मैमल्स का जो एम्ब्रियो है वो कौन सा है, बर्ड्स का कौन सा है, रेप्टाइल का कौन सा है? आपने कहा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में ये बताता है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो सीक्वेंस एक ही जैसा रहता है, स्ट्रक्चर आपको सेम दिखाई दे रहा है। वहां पर बहुत मैक्सिमम सिमिलैरिटी होती है, डिफरेंसेस भी होंगे ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे सेम ग्रुप नहीं है। यहाँ पे डिफरेंसेस भी होंगे लेकिन आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो सिमिलैरिटी है वो काफी हद तक है। तो क्या पढ़ेंगे आप एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस? आपने कहा द स्टडी ऑफ अ कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी शोज अ कॉमन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। आपने कहा पैटर्न जो है डेवलपमेंट का, एक सीक्वेंस जो है, ये जो क्रम जो है वो आपको सिमिलर देखने को मिलता है। पहला जो पॉइंट है, द प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वर गिवन बाय अ वॉन बेयर। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था यहाँ पे, प्रिंसिपल दिया था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। अर्न्स्ट हैकेल propound the theory of recapitulations of a biogenetic law which state that an individual organism in its development and ontogeny tends to repeat the stages। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जब डेवलपमेंट होता है तो जो स्टेजेस है उनमें रिपीटेशन होती हैं। रिपीट द स्टेजेस पास थ्रू बाय इट्स एंसेस्टर यानी कि फाइलोजेनी, दैट इज ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट पैथोलॉजी। ठीक है, अब हमने क्या बोला है देखिए ध्यान से देखिए, हमने कहा कि जब डेवलपमेंट होता है तो जो डेवलपमेंटल सीक्वेंस है या जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वहां पर जो एम्ब्रियो है वो रिपीट करता है अपने एंसेस्टर जो से, जिस एंसेस्टर से वो डेवलप हुआ है उसके स्ट्रक्चर को रिपीट करता है। वो जो स्टेजेस हैं वो वहाँ पे स्टेजेस रिपीट होती है, जैसे कि अभी आपने इमेजेस में देखा था, सेम वो चीज आपको बताई गई है। आपने कहा दिस मीन्स दैट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल रिफ्लेक्ट इट्स इवोल्यूशन हिस्ट्री। यहाँ पे क्या होता है, अगर लाइफ हिस्ट्री देखी जाए तो ये क्या करता है, अपनी इवोल्यूशन हिस्ट्री को बताता है, जैसे कि आपको इस इमेज में पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री फ्रॉग टैडपोल लार्वा रिजेंबल फिशेस। जब हम देखते हैं फ्रॉग को, ठीक है, मेंढक को, तो उसका जो टैडपोल है वो फिशेस के जैसे ही हमें दिखता है, द एंसेस्टर्स ऑफ एम्फीबियम। ठीक है, the presence of gills cleft in all vertebrate embryo, including a human, provides a strong evidence in support of organic evolution। आपने कहा कि यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वर्टिब्रेट में तो इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है जो कि हमें इवोल्यूशनरी जो ऑर्डर है उसका हमें एविडेंस देता है। ठीक है, एक बार आप लोग ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसे पढ़िए एंड देन यहाँ पर इमेजेस को ऑब्जर्व कीजिए। चलिए, तो ये आपको मिलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक बार आप लोग इन जो एविडेंस के बारे में पढ़ करके लेके आएंगे, ध्यान दीजिए। द
सबसे पहले आपने इवोल्यूशन पढ़ा था। इवोल्यूशन में हमने क्या समझा था कि सेल कैसे बनी है और सेल से जो और ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इवॉल्व हुए हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स को। अब हमने कहा कि हमारे पास क्या एविडेंस होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें थ्योरी पढ़नी है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उसका एविडेंस है, हम क्यों माने उस थ्योरी को, उसके पीछे के लॉजिक हमें पता होने चाहिए। तो जो सारे लॉजिक हैं वही आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो आपसे सीधे जो हेडिंग है उससे नहीं आएंगे, बीच से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने बीच में पढ़ा था कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे फॉसिल्स के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे आपसे पूछा जाता है कि फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन है जो बीच बीच में जैसे कि कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑन्टोजेनी क्या होती है, जैसे फाइलोजेनी क्या होती है, जैसे कि रिकैपिटुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये ऐसे जो वर्ड्स हैं ये आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो एक बार जो आपकी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसे आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।